अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है अपना जो न्यू मॉडल पेपर आया है फ़िज़िक्स का, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो मॉडल पेपर में जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो तमाम के तमाम बुक से बने हैं और नोट्स से बने हैं। जो हमने नोट्स बनाए थे उनमें ये तमाम क्वेश्चंस डिटेल में मौजूद है। तो आप चाहें तो नोट से भी इन क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, या अगर बुक से तैयारी की है तो कर सकते हैं। तो अगर आपको नोट्स जो है वो बाय करने हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तमाम नोट्स की जो फ़ीस है वो हमने 400 रखी है, यानी जिसमें जो है आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज, तमाम सब्जेक्ट की तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी। तो ये वाहिद नोट्स हैं जिसमें तमाम चीज़ें आपको सॉल्व मिलेंगी, ठीक है। और नोट्स तमाम सब्जेक्ट के होंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं हम। तो देखें यहाँ पर 40% एमसीक्यूज़ जो थे वो एमसीक्यूज़ आपको यहाँ नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। वहाँ सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया है कि 40% एमसीक्यूज़ आएंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि 24 एमसीक्यूज़ थे। अच्छा, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यानी जो सेक्शन नंबर बी है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो पढ़ते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज़ का था, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 3 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनी 3 नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो आपने 3 ऐसे एनर्जी सोर्सेज के नाम लिखने हैं जिससे आप एनर्जी बार बार हासिल कर सकते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है? जिससे आप एनर्जी जो है वो बार बार हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने 3 नाम लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये नोट्स में भी सवाल डिटेल में हुआ था, ठीक है। मैं सोर्स ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, SOURCES, ठीक है, सोर्सेस। तो आपने जो है वो 3 ऐसे नाम लिखने हैं जिनसे आप एनर्जी बार बार हासिल कर सकते हैं और वो सोर्सेस ख़त्म भी नहीं होंगे। तो एक है आपके पास सोलर यानी सन से आप एनर्जी को बार बार जो है वो हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद है विंड यानी हवा से भी जो है आप एनर्जी बार बार हासिल कर सकते हैं। हवा, जैसे कि हवा चलती है तो फिर उससे जो है वो हमारे पास जो लगाए हुए होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा फैन टाइप, तो वो जो है वो घूमते हैं और नीचे टरबाइन घूमता है, तो फिर एनर्जी क्रिएट होती है। तो हवा जो है वो मुसलसल चलती रहती है। हाँ, ऐसा होता है कि कभी हवा तेज़ हो कभी हल्की, लेकिन मुसलसल होती है हवा, तो जिससे एनर्जी बनाई जा सकती है। अच्छा, टाइडल। अच्छा, कभी आपने समंदर में ऐसा देखा है कि कोई भी जो है वो लहरें ही ना आ रही हों समंदर में? आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। तो टाइडल यानी आप वेव्स, यानी जो समंदर में वेव्स बनती हैं, जो समंदर में लहरें आती हैं, उनसे भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो सोर्सेज जो कि बार बार आपको मिले, यानी वो एनर्जी का सोर्स जिससे आप बार बार एनर्जी बना सकें, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल। अच्छा, नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि वो सोर्स जो कि ख़त्म हो जाए। अब मैं आपसे कहूँ कि पेट्रोल हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। देखें, आपने अगर पेट्रोल लेकर किसी बोतल में प्रिजर्व कर रखा है तो भी आपके पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में पेट्रोल है। अगर वो बोतल में से ख़त्म हो जाए तो आपको दोबारा जो है वो लेना पड़ेगा, तो वो आप पेट्रोल पंप से ले लेंगे। लेकिन अगर ये जो पेट्रोल है वो पेट्रोल पंप से ही ख़त्म हो जाए तो आप पेट्रोल कैसे लेंगे? यानी अगर पेट्रोल दुनिया में से ही ख़त्म हो जाए, क्यों? क्योंकि ये जो है वो फॉसल फ्यूल है, कई हज़ारों साल लगते हैं इसको बनने में, ठीक है। तो ये जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी एक बार अगर आपने इसे इस्तेमाल कर लिया तो आप दोबारा नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ नॉन रिन्यूएबल सोर्स लिखा है, तो एनर्जी भी यहाँ पर बीच में आएगा, ठीक है। तो ई मैं यहाँ ई लिख देता हूँ, चलें, एनर्जी के लिए ई लिख दिया सिर्फ, ठीक है। ज़्यादा जगह नहीं है ना, इसलिए शॉर्ट कर दिया थोड़ा। अच्छा, तो इसमें आपके पास एक है कोल, ठीक है, और दूसरा है आपके पास पेट्रोल, भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेचुरल गैस, यानी जो गैस आप घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, वो भी जो है वो ख़त्म हो रही है। जब भी आजकल गैस की जो है वो लोड शेडिंग भी की जा रही है, ठीक है, क्योंकि गैस ख़त्म हो रही है। अच्छा, यूरेनियम, यानी यूरेनियम जिससे जो है वो हमारे पास बॉम्ब बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वो यूरेनियम भी बहुत कम तादाद में है। न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे पास एक लिमिटेड तादाद में है। तो देखें, मैं आसान नाम भी लिखवा सकता था, पेट्रोल और लकड़ी, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं, इससे इतना अच्छा जो इम्प्रेशन नहीं पड़ता एग्जामिनर पे। तो इसलिए मैंने थोड़े से हार्ड नाम लिखवाया आपको, ताकि पता चले कि आपने चीज़ों को पढ़ा है, समझा है। तो ये पहला क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया। अब जो है वो दूसरा
करते हैं। देखिए 3-3 नेम पूछे थे तो 3-3 नाम लिखना है। अब आप कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर इतना छोटा सवाल, तो देखें शॉर्ट सवाल में ज़रूरी नहीं है कि 2 पेज हों, 1 पेज हों या हाफ पेज हो। शॉर्ट सवाल में ये ज़रूरी है कि जितना पूछा जा रहा है उतना आप बयान करें। तो जितना पूछा गया था कि 3 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और 3 नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो बता दिए। अच्छा, आपको ये भी कह सकता है कि सर आपने इसकी डेफिनेशन क्यों नहीं लिखी, तो देखें हमसे डेफिनेशन नहीं मांगा, ठीक है, नहीं मांगी। हमें ये नहीं कहा आगे डिफाइन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो अगर हमसे डिफाइन का कहते तो हम डिफाइन करते, हमसे डिफाइन का नहीं कहा था तो इसलिए हमने डिफाइन नहीं किया। तो क्वेश्चन 2 हो गया जो कि हमारा 1 था। क्वेश्चन 3 करते हैं जो कि 2 होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे लिए, उसको देख लेते हैं। राइट एनी 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो आपने फ्रिक्शन का टॉपिक डिटेल में पढ़ा था और मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो अगर आपने नहीं देखा है वो टॉपिक तो देख लीजिएगा। फ्रिक्शन लिखकर एमई इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, टॉपिक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस, यानी 3 फ़ायदे और 3 नुकसानात बताने हैं। देखिए फ्रिक्शन जो है अगर मैं कहूँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो ये गलत ना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ज़मीन पे फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम फिसलते रहेंगे, और अगर एक बार हम फिसलेंगे तो आपको पता है कि अगर कोई इंसान फिसलता है तो उसकी बोन फ्रैक्चर भी हो जाती है, और ना सिर्फ फ्रैक्चर हो जाता है बल्कि लोगों की जान तक चली जाती है गिरने की वजह से, क्योंकि जो है वो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है, सर पे गहरी चोट आ सकती है। तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस और डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जहाँ ये इंपॉर्टेंट है वहाँ थोड़ा सा ये जहाँ ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पे थोड़ा ये डिसइम्पॉर्टेंट भी है, यानी इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो क्या है, अनइम्पॉर्टेंट भी है। अब वो क्या है, अब वो ये है कि देखें एडवांटेजेस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैंने स्क्रीन पे चला दिया है, तो आप लोग देखते रहिएगा, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ज़मीन पर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप जो है वो ज़मीन पर नहीं चल सकेंगे, ठीक है, गिर जाएंगे। ज़मीन पर चलते चलते या आगे की तरफ या पीछे की तरफ गिर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास ये हो गया। और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि फ्रिक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग, यानी ये पॉइंट पिछले पॉइंट से मिलता जुलता ही है, चाहे तो उसके साथ इंक्लूड कर लीजिए या अलग लिख लीजिए, या चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही इंक्लूड कर लीजिएगा पहले पॉइंट के साथ। तो दूसरा पॉइंट अब इसको ना नीचे वाले को बना लेते हैं। टू मेंटेन फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड रेलवे ट्रैक ड्यूरिंग रेन। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कहा जा रहा है कि, तो देखें इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो रेल और जो ट्रैक होता है, रेल ट्रैक यानी जो रेल की पटरियाँ जिसे हम कहते हैं, तो उनके दरमियान भी जो है ना वो फ्रिक्शन क्रिएट करनी पड़ती है, या फ्रिक्शन का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, अब इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? इंक्लाइन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज़, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जब भी कोई चीज़ सरफेस से, ज़मीन के सरफेस से कोई एंगल बनाती है तो उसे बोलते हैं हम इंक्लाइन, यानी उसने जो है वो ज़मीन के सरफेस से कोई एंगल बनाया है, ठीक है। तो जब बारिश होती है, यानी जब बारिश का सीज़न होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ये जो हमारे ट्रैक हैं रेलवे के, इनके ऊपर जो है वो फ्रिक्शन बना रहे, यानी ख़ास तौर पे उन ट्रैक्स पे जो कि इंक्लाइन होते हैं या जो कोई एंगल बना रहे होते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह के ट्रैक होते हैं ना कि ऊपर चढ़ रही होती है ट्रेन, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, वरना ट्रेन जो है वो फिसल सकती है और पटरियों से उतर सकती है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आप देखते भी होंगे, नट एंड बोल्ट कैन होल्ड अ बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो देखें यहाँ पर जो कैन होल्ड है वो 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार इसे काट दीजिएगा, एक बार ही लीजिएगा। तो देखें आप जब भी कोई कील ठोकते हैं या जब भी कोई आप नट टाइट करते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो वो बॉडी के अंदर कैसे रुका रहता है? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। जब मैं अगर पेन को ज़्यादा घिसेटूँगा इसके ऊपर तो भी फ्रिक्शन होती है। तो अगर मुझे इस बोर्ड के ऊपर लिखना है अच्छी तरीके से तो फ्रिक्शन की ज़रूरत है, वरना पेन इतना ज़्यादा स्लिप होगा कि मैं जो लफ्ज़ लिखूँगा वो सही नहीं बन पाएगा। तो ये मैंने एडवांटेजेस बता दिए, अब डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के? तो डिसएडवांटेजेस देख लीजिए फ्रिक्शन के। अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड इन द मशीन्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो आपने देखा होगा कि अक्सर मशीन्स काम करते करते गर्म हो जाती हैं, मोस्टली मशीन्स ऐसी ही होती हैं, एनर्जी वेस्ट करती हैं। अक्सर आपने कम जो है नोट करा होगा इन चीज़ों को, अगर अब जो है वो नोट करिएगा। तो जब मशीन्स जो है वो चल रही होती हैं तो चलने के दौरान वो फ्रिक्शन होती हैं उन मशीन्स के पार्ट्स के दरमियान, पुर्ज़ों के दरमियान, और एनर्जी लॉस होती है। तो ये एनर्जी किस वजह से लॉस हो रही होती है?
फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। फ्रिक्शन लीड्स टू वेयर एंड टेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ मूविंग मशीन्स। तो यहाँ भी वही सेम बात जो है वो उससे मिलती जुलती बात जो है की जा रही है। अच्छा, ये कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ तीसरा पॉइंट, ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइस इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन मशीन। तो फ्रिक्शन की वजह से नॉइस भी पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन को यहाँ पर यूँ घसीटूँगा तो नॉइस पैदा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो बोर्ड है ये भी रफ़ है, इसमें भी रफनेस मौजूद है और इस पेन के अंदर भी रफनेस है, जिसकी वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि फ्रिक्शन की वजह से हमें ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, तो एनर्जी को दोबारा हासिल करने के लिए फ्यूल को भी दोबारा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहते हैं कि डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड स्टेट टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपने इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है और जो दो कंडीशंस हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की, उसे भी जो है वो डिफाइंड करना है। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है मैंने पढ़ाई थी, और वो जो है शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसे आप जो है वो बहुत ज़्यादा खोल के भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट में आई है तो हम जो है वो ज़्यादा डिटेल में से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वरना हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इधर वेस्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम इधर कंज्यूम कर लेगी हमारे पास इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो शॉर्ट में इसका आंसर देंगे। अब शॉर्ट में इसका आंसर कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो डेफिनेशन पूछी है, यानी डिफाइन कह रहे हैं तो डिफाइन कर देते हैं। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और कंडीशन दोनों आपको बोर्ड पे चलती हुई नजर आ रही होंगी, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। व्हेन अ बॉडी डज नॉट possess any acceleration neither linear nor angular it is said to be in equilibrium। अगर बॉडी के अंदर किसी किस्म की एक्सेलरेशन ना हो, यानी अगर बॉडी जो है वो चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहे, या अगर बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन करता रहे, तो इस दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम कहलाती है। ये दोनों कंडीशन है हमारे पास इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास ना ही लीनियर एक्सेलरेशन होती है और ना ही हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, दोनों एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो रहती हैं। अच्छा, इसकी टाइप्स भी हैं, तो टाइप्स भी मैं बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, टाइप्स को डिफाइन करने के लिए नहीं कहा था तो हम टाइप्स को डिफाइन नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं कंडीशन को डिफाइन करने के लिए कहा था। तो एक एक सवाल में दो दो हिस्से मौजूद होते हैं, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा सवालों को, कहीं ऐसा ना हो पूछा कुछ जा रहा है आप बता कुछ रहे हो, ठीक है। तो ये हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर दिया कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास ना ही लीनियर एक्सेलरेशन होती है ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इससे ये बनता है कि अगर बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, अगर मोशन कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम में मोशन नहीं होता, होता है, लेकिन बस एक्सेलरेशन नहीं पैदा होती, जिस स्पीड से मोशन हो रहा है वही स्पीड रहती है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू this condition for equilibrium sum of the all forces acting on a body must be equal to zero। यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको कहती है कि बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन तमाम का अगर आप सम ले लेंगे, ठीक है, अगर आप उनका सम ले लेंगे, समीशन कर लेंगे, यानी उन तमाम फोर्सेस को ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर आएगी, ठीक है, वो तमाम फोर्सेस ज़ीरो के बराबर। फॉर एग्जांपल, ये एक स्टूडेंट है हमारे पास, एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है और दोनों फोर्सेस सेम है, ठीक है। तो स्टूडेंट कहाँ की तरफ मूव करेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा, ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगी, यानी F1 फोर्स है और एक F2 फोर्स है, ठीक है। तो F1 फोर्स को हमने ऐड कर दिया F2 फोर्स में, लेकिन F2 फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, इस तरफ है, तो ये यूँ हो गई, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये भी कट गई, ये भी कट गई, जीरो के बराबर आएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये आपने देखा है कि सम ऑफ फोर्सेस जीरो। अब ये एक फोर्स थी, इसी तरह बहुत सारी फोर्सेस भी हो सकती हैं, लेकिन तमाम की तमाम जब ऐड हों तो जीरो होनी चाहिए। अब वो जीरो कैसे बनती हैं, डायरेक्शंस की वजह से, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने डिटेल से समझाया था कि जो आपके पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है उसमें क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क और ये हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये दोनों के दोनों जीरो होते हैं, ठीक है।
यानी जितना भी टॉर्क होता है बॉडी पे वो तमाम का तमाम ज़ीरो हो रहा होता है। और बॉडी अगर मोशन कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी, और अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने डिटेल में बता दिया। इसका आंसर आपको बोर्ड पे चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जाता है कि डिफाइन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है ये डिफाइन करना है आपने। विच इज़ मोर एक्यूरेट, अ वर्नियर कैलिपर और अ स्क्रू गेज एंड वाई। तो आपने बताना है कि वर्नियर कैलिपर ज़्यादा अच्छा है या स्क्रू गेज। यानी अगर मैं आपको लेंथ मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर दूं, मतलब एक छोटी सी चीज़ है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये कैप कंसीडर कर लीजिए, ये कैप है, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से लेंथ कौन मेजर कर पाएगा, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज। तो अगर आपने प्रैक्टिकल किए हैं और पढ़ा है तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको जो है वो मेजरमेंट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद आपको इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि मेजरमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच विथ अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट। यानी कंपेयर करना। अब यानी कंपेयर करने से क्या मुराद है, किसी चीज़ की वैल्यू को पता करना, किसी चीज़ के अमाउंट को पता करना, ये मेजरमेंट होता है हमारे पास। कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको जो है हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यानी हमारे पास एक बॉल है, हम पता कर रहे हैं कि इस बॉल का डायमीटर क्या है, इस बॉल की जो है वो इस बॉल का रेडियस क्या है। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं ना, इसको इसका अमाउंट पता कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो एक वैल्यू पता कर रहे हैं चीज़ों का। तो ये हमारे पास मेजरमेंट होता है। और आसान अल्फाजों में समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का, कि किसी भी जो है फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो कोई जो है वैल्यू पता करना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई वैल्यू पता करना, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है। अच्छा, फिर उसको यूनिट भी देना, ठीक है। अगर आपने लेंथ पता कर लिया, लेंथ पता कर ली है, 5 आ रही है, तो मुझे क्या पता कि ये क्या है, 5 न्यूटन भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, 5 जो है वो हमारे पास मीटर पर, यहाँ पर हमारे पास जो है मीटर पर, यहाँ पर जो है हमारे पास ये वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब भी हो सकता है। तो जब तक आप यूनिट नहीं देंगे पहचाना नहीं जा सकता कि ये आपने क्या चीज़ लिखी है, तो यूनिट भी देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मेजरमेंट को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, द यूज़ ऑफ रूलर टू डिटरमिन द हाइट ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, एक पर्सन की हाइट पता कर रहे हैं रूलर का इस्तेमाल करके, यानी स्केल का इस्तेमाल करके। अच्छा, अब जो है वो आ जाते हैं हम अपना सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के दरमियान जो है आपने बताना है कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से लेंथ पता कर सकता है। तो मैंने ये सवाल पूरा एज इट इज़ आपके लिए लिख दिया, आप इसमें से इंपॉर्टेंट हिस्सा बना के लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम आखिरी के हिस्से में से लिख लीजिए कि लीज काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीज काउंट है ना, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू आप पता कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, वो 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आ जाते हैं द लीज काउंट ऑफ, या लीज काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.0001 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 आ रहा है, 0.0001 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गेज से जो है आप ज़्यादा अच्छी तरीके से वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज जो है वो हमारे पास ज़्यादा बेहतर है वर्नियर कैलिपर से, क्योंकि ये छोटी चीज़ों की वैल्यू जो है वो ज़्यादा बेहतर पता कर सकता है। तो हम लिखेंगे स्क्रू गेज इज़ मोर एक्यूरेट दैन वर्नियर कैलिपर, ठीक है। स्क्रू गेज जो है वो एक्यूरेट है, या ये लिख लीजिए स्क्रू गेज इज़ एक्यूरेट दैन वर्नियर कैलिपर। तो ये आप कंपेयर कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ, और अब आगे जो है वो इसको करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट अब जो हमारे पास क्वेश्चन 6 है उसको करते हैं। तो क्वेश्चन 6 में जो है हमसे पूछा जा रहा है, आपने अब जो है ना डिफरेंसेस बताने हैं दो चीज़ों के दरमियान। टोटली तो 4 चीज़ें दी हुई हैं, तो दो दो करके डिफरेंस बताएंगे। मास और वेट के दरमियान डिफरेंस, हीट एंड टेम्परेचर। राइट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट बिटवीन, राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट बिटवीन मास एंड वेट और हीट एंड टेम्परेचर। अच्छा देखें, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों में जो है ना ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यूनिट भी जो है वो वेट का यूनिट जो है वो मास का बता रहे होते हैं, मास का वेट को दे देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर चलें इसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मास है, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा,
मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम और ऑफ एनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो मास क्या है? मास हमारे पास ये है कि जितना बॉडी में मैटर मौजूद है हमारे पास, वो मास है। मैटर से मुराद क्या? यानी जितना हमारे बॉडी में जो मादा मौजूद है, यानी हमारे बॉडी में जो है वो गैस भी है, वाटर भी है और सॉलिड भी है, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक मास बनाती हैं, ठीक है। तो उसे हम वेट नहीं कहते, मास कहते हैं, ठीक है। अब वेट क्या है? वेट इज द मेजरमेंट्स ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो कितना जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे लग रही है, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास वेट है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ जो है वो ज़मीन की तरफ गिर रही है आकर, तो वो क्यों गिर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी अर्थ जो है वो उस चीज़ को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसे अपनी तरफ बुला रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है कोई चीज़ अर्थ की तरफ आती है। तो वेट को पता करने का क्या फॉर्मूला है? mg, यानी मास को मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी के साथ तो आपको वेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो वेट हमारे पास मास नहीं होता, वेट अलग क्वांटिटी है, मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेस, यानी मास कांस्टेंट रहता है। अब एक एस्ट्रोनॉट है, उसका मास अगर आप ज़मीन पे निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा जितना आप उसका मास मून पे जाके निकालते हैं, ठीक है। वो चेंज नहीं होगा। वेट जो है वो चेंज होगा। क्यों? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी एट दैट प्लेस। तो वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो मून की ग्रेविटी कम है, अर्थ की ज़्यादा है, तो मून की ग्रेविटी कम होने की वजह से वेट मून पर कम आएगा, अर्थ पर ज़्यादा। तो जब भी आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट इजीली जो है वो लंबी लंबी जंप पे लगा पाते हैं, ठीक है, ज़मीन के मुकाबले में। अगर आप ज़मीन पर कूदें तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फ़ौरन नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर यही आप छलांग चांद पे जाके लगाएंगे तो आप काफ़ी ऊपर तक जा सकेंगे, क्योंकि ग्रेविटी कम है। तो वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मास नहीं करता। वेट का यूनिट क्या है? मास का यूनिट क्या है? मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, यानी केजी में मेजर कर रहे हैं आप, और वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन, यानी जो फोर्स का यूनिट होता है वही आपके पास क्या होता है? वेट का यूनिट होता है। तो मास का यूनिट होता है आपके पास केजी और वेट का यूनिट होता है आपके पास न्यूटन। तो यूनिट भी फ़र्क है। अच्छा, दूसरा जो हमसे डिफरेंस मांगा था वो हीट और टेम्परेचर के दरमियान मांगा था। तो हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है ये देख लेते हैं। हीट क्या है हमारे पास? हीट जो है ये हमारे पास एक फॉर्म है एनर्जी की, और ये जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। यानी अगर आप कोई गर्म चीज़ को ठंडी चीज़ के साथ रख दें तो जो गर्म चीज़ होती है वो ठंडी चीज़ को भी गर्म बना देती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, हीट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाती है, यानी हीट हमेशा गर्म से ठंडी की तरफ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जो ठंडी चीज़ होगी वो गर्म को ठंडा कर देगी, बल्कि ये होगा कि गर्म चीज़ ने ठंडी चीज़ को गर्म कर दिया, ठीक है। तो इसे पढ़ देते हैं इसी चीज़ को। आप ये देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हीट एक फॉर्म है एनर्जी की, यानी एक एनर्जी की शक्ल है, और ये हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी? हॉट बॉडी से, मैं यहाँ बना देता हूँ, हॉट बॉडी और कोल्ड, ठीक है। हॉट बॉडी से कोल्ड में जाएगी, कोल्ड से हॉट में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने कोल्ड से हॉट में लानी है तो आपको वर्क कराना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास रेफ्रिजरेटर होता है ना, ये आप आगे फिर क्लासेस में फर्दर पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये जब ही होगा, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जब ही हीट जाएगी जब हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो, कोल्ड बॉडी का कम। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी फिर कोई भी हीट नहीं ट्रांसफ़र होगी बॉडीज़ में। अच्छा, टेम्परेचर क्या है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। इट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। अभी देखें, हमने ये चीज़ बताई थी ना कि जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा हीट उधर से कम टेम्परेचर वाली चीज़ में चली जाएगी। हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कोल्ड बॉडी का कम होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हॉट बॉडी से जो हीट होती है वो कोल्ड बॉडी में चली जाती है। अब अगर आप ये चेक करें, कोई गरम चमचा है या कोई गरम चीज़ है, उसे आप पकड़ते हैं तो आपका हाथ उस चीज़ को ठंडा करता है या वो चीज़ आपके हाथ को गर्म करती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पेन है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो है वो आपके पास 100 सेल्सियस से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने इसे पकड़ा, तो इसको पकड़ते ही मैं फ़ौरन इसे छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है वो मेरे हाथ में एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लग जाएगी,
और इतनी ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र करेगी और इतना ज़्यादा गर्म होगा ये कि मुझे फ़ौरन इसे छोड़ना पड़ेगा, वरना मेरा हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि गर्म चीज़ों को ना पकड़ो, क्योंकि गर्म चीज़ें आपको जो है नुकसान पहुँचाती हैं। वो क्यों? अब आपने फिज़िक्स से समझ लिया कि वो जो है एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती हैं। ठंडी चीज़ आप पकड़ते हैं तो क्या होता है कि आपका हाथ भी कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा। तो ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आपके हाथ से जो गर्मी है वो ठंडी चीज़ में जा रही होती है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद आपका हाथ भी उसी ठंडी चीज़ के बराबर आ जाता है, ठीक है, बैलेंस हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब यूनिट्स देख लेते हैं। जो हमारे पास हीट का यूनिट है वो जूल होता है, जैसे कि आपको पता है। वर्क का यूनिट कुछ इसे जाउल भी पढ़ते हैं, जूल भी पढ़ते हैं, तो आप जाउल पढ़ लीजिए, ठीक है, अगर आपको जाउल सही लगे। ऐसा यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। देखें और भी यूनिट है टेम्परेचर के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, लेकिन ऐसा यूनिट केल्विन होता है। आपने ऐसा यूनिट लिखना है हर जगह। और जूल भी जो है हमारे पास, जाउल भी जो है ये भी ऐसा यूनिट है। इट्स अदर यूनिट इज कैलोरी, ठीक है, कैलोरी, यानी ये एक और यूनिट है हमारे पास हीट का, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर है। इट्स अदर यूनिट आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया छठा क्वेश्चन, जो कि 5वां था। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन, हुक लॉ। हुक लॉ डिफाइन करेंगे। तो अब हमारा जो है वो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हमने क्या करना है? 7वें क्वेश्चन में कहते हैं कि हुक लॉ को डिफाइन करें। हुक लॉ हमने पढ़ा था। आप एमई इंग्लिश सेंटर लिख कर हुक लॉ लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। देखिए तमाम जो सवालात मैंने ऊपर कराए हैं ना, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो ग्रुप में जो बच्चे ऐड हैं उनको भी ये तमाम वीडियोस मिल चुकी होंगी, और प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ एक एक कर, तो प्लेलिस्ट में भी तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आपको मास एंड वेट का डिफरेंसेस देखने हैं और डिटेल में समझना है तो आप लिखें मास एंड वेट एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। जो भी न्यूमेरिकल जो भी देखना है आप एमई इंग्लिश सेंटर लिखिए, उसके आगे या बाद में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी शुरू हो जाएंगे हुक लॉ के बाद, तो न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पर एक आसानी हो गई है आपके लिए कि आपको ना न्यूमेरिकल अलग से नहीं करने होंगे, ठीक है। अलग से सेक्शन नहीं दिया हुआ, सेक्शन बी में ही शामिल कर दिए हैं। तो अगर आपने जो ये शॉर्ट सवालात आपको दिए हैं थ्योरी वाले ये तमाम कर लिए तो न्यूमेरिकल से बच जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर न्यूमेरिकल भी 2-3 करने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ पर आपको जो है वो 12 दिए हैं, 4 छोड़ सकते हैं। अब वो 4 आपकी मर्जी है, न्यूमेरिकल छोड़ें या थ्योरी छोड़ें। तो कहते हैं कि स्टेट हुक लॉ, हुक्स लॉ एंड ड्राइव एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू KX। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, थोड़ी थोड़ी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये एक्सप्रेशन जो है ना वो हमारे पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ था ना, F इज इक्वल टू ma, उससे मिलती जुलती है। तो इसको याद करिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये आपके पास इक्वेशन है। और ये जो है आपने ड्राइव भी करनी है थोड़ी बहुत इधर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कोई हमने लंबी चौड़ी डेरिवेशन जो पढ़ी नहीं थी, ठीक है, इसकी छोटी मोटी डेरिवेशन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो बुक से भी देख सकते हैं ये, और मैं भी इसको जो है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विथ इन इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। क्या कहते हैं? चले डेरिवेशन भी कर लेते हैं इसकी, ठीक है। डेरिवेशन से समझा देता हूँ। तो डेरिवेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसकी, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, छोटी सी डेरिवेशन है इसकी, मैं कर भी देता हूँ। जैसे कि फोर्स की डेरिवेशन थी ना न्यूटन सेकंड लॉ, बिल्कुल वैसी है। तो देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये बोर्ड पे भी चल रहा होगा इसका आंसर, और मैं यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आपके पास स्प्रिंग है, तो अगर आप जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगी, यानी इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगी या इसमें जो खिंचाव पैदा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, या डिस्प्लेसमेंट भी कह लीजिए। फॉर एग्जांपल ये यहाँ था, आपने फोर्स अप्लाई की, अब ये खिंचकर जो है वो इधर आ गया है, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये आपके पास x डिस्टेंस कवर हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी जितने ही ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। लेकिन इतनी फोर्स नहीं लगानी है कि इसके अंदर जो है वो परमानेंट जो है वो डिफॉर्मेशन हो जाए, यानी ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा जा ही ना सके। अब देखें इसकी बेहतरीन एग्जांपल क्या है। आप बॉल पेन यूज़ करते हैं अक्सर, अगर आपके पास कोई बॉल पेन है जिसकी इंक ख़त्म हो गई है, तो उस बॉल पेन के अंदर स्प्रिंग मौजूद है, वो निकालिए, आप उस स्प्रिंग को जो है निकाल लीजिए। तो जब आप उस स्प्रिंग को निकालेंगे तो आप उसको थोड़ा सा खींचेंगे, वापस छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको बहुत ज़्यादा खींच देंगे ना, इतना ज़्यादा खींच देंगे कि इलास्टिक लिमिट से बाहर हो जाए, ठीक है, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा आपने खींच दिया,
यानी इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि एक वो वैल्यू होती है ये कि अगर इससे ज़्यादा आपने फोर्स अप्लाई की या इससे ज़्यादा आपने खींचा एक स्प्रिंग को, उसके इससे ज़्यादा जो है वो एक्सटेंशन लाए स्प्रिंग में, तो फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा नहीं जाएगा। ठीक है, यानी ये स्प्रिंग है, अगर मैं इसको खींच कर ऐसा कर दूं, ठीक है, ऐसा कर दूं, तो अब ये दोबारा इस पोजीशन में कभी नहीं आएगा। ठीक है, अभी तो ये दोबारा इस पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में कभी भी इस पोजीशन में नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको ज़्यादा खींचा है, आपने इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी, तो अब इस पर हुक लॉ नहीं लग सकता। तो हुक लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर जो है बच्चे नज़रअंदाज कर जाते हैं कि हुक लॉ जब ही एप्लीकेबल है जब आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर फोर्स लगाएं। यानी इतनी ज़्यादा फोर्स ना लगा दें कि उसमें जो है वो परमानेंट जो है वो डिफॉर्मेशन हो जाए, यानी उसकी शक्ल ही तब्दील हो जाए स्प्रिंग की। ठीक है, तो ये होता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। तो आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट है वो है, यहाँ जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है हमारे पास के। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो के जो है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, के एक्स। ठीक है, तो ये है हुक लॉ की इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, इसे इक्वेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन मौजूद है। तो ये है हुक लॉ की एक्सप्रेशन के जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा जो है आपके पास एक्सटेंशन आएगी या डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाइएगा कि इलास्टिक लिमिट जो है वो अवॉयलेट हो जाए, यानी ये जो आपके पास स्प्रिंग है इसके अंदर परमानेंट जो है वो डिफॉर्मेशन आ जाए, यानी ये स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा ही ना सके। टोटली बस देखा जाए तो इलास्टिक लिमिट क्या है कि ये एक लिमिट है, एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से ज़्यादा आपने फोर्स लगाई, यानी जैसे कि एक स्प्रिंग है जिसकी इलास्टिक लिमिट है 10, अब अगर आपने 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा दी, यानी 10.1 भी फोर्स लगा दी ना, तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा नहीं जाएगा, वो खिंचा का खिंचा ही रह जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे करके देख लीजिएगा। ठीक है, और बॉल पेन से स्प्रिंग निकालिएगा, लेकिन ये देख लीजिएगा बॉल पेन ख़त्म हो गया, तो बॉल पेन से स्प्रिंग निकाल के थोड़ी सी फोर्स लगाइएगा, छोड़ दीजिएगा, अपनी पोजीशन में डायरेक्ट, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में डायरेक्ट आ जाएगा। और आप ये भी देख पाएंगे, इस इक्वेशन को भी प्रूफ कर पाएंगे कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो खींचेगा भी। लेकिन फिर आप जब एक लिमिट के बाद उस पर फोर्स अप्लाई कर देंगे ना, यानी बहुत ज़्यादा खींच देंगे उसे, तो फिर वो हुक लॉ अप्लाई नहीं करेगा, उस पर फिर हुक लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही नहीं आ पाएगा दोबारा। ठीक है, जहाँ है वहीं रहेगा। अब वो उसमें और एक्सटेंशन तो आ सकती है खींचने पर, लेकिन वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, छोटी सी डेरिवेशन थी, ये भी कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ। अब जो है वो अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स जो हैं वो तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं बायो के अलावा, और नोट्स की फ़ीस 400 रखी है हमने। ठीक है, मैथ के, इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामियत के, फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के तमाम नोट्स मिल जाएंगे, और तमाम ही एक्सरसाइज भी सॉल्व होंगी। ठीक है, उनमें ऑल एक्सरसाइज, चाहे इंग्लिश की तमाम एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व, फिज़िक्स की तमाम एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स, और जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सेल्फ असेसमेंट, तमाम सॉल्व होंगे। और इसी तरह से केमिस्ट्री के भी तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो वाहिद नोट्स हैं ये जो जिसमें आपको तमाम चीज़ें सॉल्व मिलेंगी, और 400 में। ठीक है, एक नोट्स की फ़ीस आई थिंक जो है वो अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 57 बनेगी। ठीक है, तो 57 रुपीज़ जो है वो एक नोट्स की फ़ीस हमारे पास बनेगी। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा न्यूमेरिकल है, और अब यहाँ से जो आगे हमारे क्वेश्चंस होंगे वो न्यूमेरिकल बेस ही होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब भी करवाया था, जब मैं इंपॉर्टेंस शेयर कर रहा था चैप्टर नंबर 1 के, ये न्यूमेरिकल, क्योंकि मुझे पता था ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही न्यूमेरिकल दोबारा आपसे पूछा गया है। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। अच्छा देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिखना है। ठीक है, गिवन डेटा लिख लेना है सबसे पहले कि क्या आपको जो है वो डेटा में इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है गिवन डेटा में, इन्होंने दिया हुआ है आपको रेडियस। ठीक है, तो आर दिया हुआ है आपको रेडियस। हमें यहाँ पर ये जो
आपके पास ये जो है न्यूमेरिकल आया है, इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ा। देखिए रैकिंग बॉल किसे कहा जाता है, अक्सर आपने जो है वो कार्टून्स में या मूवीज़ में ये देखा होगा कि एक जो है आपके पास क्रेन होती है, उसके आगे एक बॉल लटकी हुई होती है। इस तरह की सपोज़ कर लीजिए एक क्रेन है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर इस तरह की एक बॉल लटकी हुई होती है। तो ये जो बॉल होती है ना, ये होती है रैकिंग बॉल। रैकिंग बॉल मतलब तोड़ने वाली बॉल। ये दीवार पे मारी जाती है तो दीवार टूट जाती है, जिस चीज़ के ऊपर जिस चीज़ पे इसे हिट किया जाता है वो चीज़ टूट जाती है। तो इस बॉल को कहा जाता है रैकिंग बॉल। तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें डेंसिटी दी हुई है। तो हम जो है वो रेडियस को अगर कन्वर्ट करेंगे, यानी अगर हम रेडियस को मीटर में लेके जाएंगे तो हमें जो है वो डेंसिटी को भी जो है वो किस में लेके जाना पड़ेगा, डेंसिटी को भी जो है हमें केजी पर मीटर क्यूब में लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस न्यूमेरिकल को अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड में जितने भी न्यूमेरिकल आप मोस्टली करेंगे वो एसआई यूनिट के मुताबिक करेंगे। तो इसको अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास आ गया 0.18। अच्छा, बहुत से बच्चों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, सर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा या नहीं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप पॉकेट कैलकुलेटर से, यानी जो छोटा कैलकुलेटर रहता है उससे कर सकते हैं, तो वो अलाउ होगा आपको। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे डेंसिटी यानी रॉ भी दी हुई है। मैं डेंसिटी का सिंबल ये बना देता हूँ, इसको रॉ कहा जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी जो आपको दी इन्होंने दी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब डेंसिटी को भी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी को कन्वर्ट किए बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन याद रखिएगा कि आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर पर केजी पर मीटर क्यूब में ले जाने के लिए आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। अच्छा देखें, यहाँ पर जो है ना वो दो कन्वर्जन है। एक क्या कन्वर्जन है, एक कन्वर्जन ये है कि आप जो है वो ग्राम से केजी में ले जा रहे हैं। तो ग्राम से केजी में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा होगा, आपको डिवाइड करना पड़ रहा होगा 7.8 को 1000 से। ठीक है, तो ये ग्राम से केजी में आ गया। अच्छा, अब आपको सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में ले जाना है। तो अब क्या करा होगा आपने, अब जो है आपने 7.8 और मल्टीप्लाई बाय 1000 को डिवाइड किया होगा आपने 100 की पावर क्यूब से। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास है 7.8, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये आ जाएगा आपके पास किस में, ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, केजी सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे, इसको जब आप सॉल्व करा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7.8 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये केजी में आ गया, लेकिन अभी ये सेंटीमीटर क्यूब में मौजूद है। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा डिवाइड इसको कर दिया। अब यहाँ क्यूब भी है तो यहाँ क्यूब भी लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख लेते हैं हमारे पास क्या नंबर आएगा, 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर मल्टीप्लाई 100 की पावर क्यूब। ठीक है, ये क्यूब, तो आपके पास आएगा 7। तो आप जब इसको सॉल्व करा देंगे, इस पूरे नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 7800। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। अब चाहें तो आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि 1000 से मल्टीप्लाई करा दें। आप इन दोनों को सॉल्व कराएंगे ना तो भी यहाँ 1000 ही बचेगा। जैसे कि सिर्फ मैं इसको ना देखें, डायरेक्ट इसको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, 7.8 और 10 की पावर 3 और 100 की पावर जो है वो क्यूब को सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं क्या बच रहा है मेरे पास, 1000। ठीक है, आप करके चेक कर लीजिएगा ये कि आप जो है वो 1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 3 को मल्टीप्लाई करिएगा 10 की पावर क्यूब से। ठीक है, तो आपके पास जो है वो 1000 ही बचेगा। तो यहाँ पर चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लीजिए कि डायरेक्ट 1000 मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो चलें इसको रिमूव कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो ये आर भी आ गया है और ये जो है डेंसिटी भी आ गई है। अब हमने पता क्या करना है, सिंपल मास।
अच्छा, मास पता करने के लिए तो बहुत आसान तरीका होना चाहिए था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करना होगा। तो ये हमारे पास है टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो बॉल होती है वो एक स्पेयर होती है, तो स्पेयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये होता है स्पेयर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4/3, पाई क्या है आपके पास 3.142, ठीक है, और रेडियस क्या है आपके पास 0.18, और इसका क्यूब ले लीजिए। तो इन तमाम नंबर को सॉल्व करा लीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करा के लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले जो है वो 0.18 का जो है वो क्यूब लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद जो है वो उसको मल्टीप्लाई कराइएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.18 का क्यूब, और डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो ये हो गया हमारे पास डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.024, ठीक है, मीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम। तो अब डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम आपने निकाल लिया, तो ये मास हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या निकाला आपने 0.024, और डेंसिटी क्या निकाली थी हमने, डेंसिटी निकाली थी 7.8, या इसको ऐसे लिख लीजिए चाहे तो 7800, ठीक है। 7.8 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो आपके पास यही बचेगा, क्या कहते हैं 7800, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके पास मास आ जाएगा। तो 0.024 मल्टीप्लाई बाय 7800, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 187.2 kg, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अगर आपने इसको जो है वो ग्राम में निकाला तो शायद ये जवाब आपका जो है वो एक्सेप्ट ना किया जाए, आपको जो है शायद इसके नंबर पूरे ना मिले। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है 187.2, 187.2 kg। थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल था, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं है। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना था, वॉल्यूम नहीं था, तो वॉल्यूम कैसे निकाला, स्पेयर की मदद से, कि जो बॉल होती है अगर आप उसको देखें तो वो एक स्पेयर होती है। अगर ये देख रहे हैं तो ये 2D है तो सर्कल कहलाएगा, लेकिन अगर आप 3D में देखेंगे तो वो एक स्पेयर होता है, ठीक है, 3 डायमेंशंस होती हैं उसके अंदर, तो वो एक स्पेयर होती है। तो स्पेयर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने ग्रुप्स में भी ये फार्मूला शेयर कर दिया था आज के न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड, और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि अ सिलेंडर कंटेन 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। अच्छा, एक सिलेंडर है जिसके अंदर वॉल्यूम कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एयर इतनी मौजूद है उसके अंदर, एट अ प्रेशर ऑफ। अच्छा, जब भी आपको पता है कि जब आप एयर किसी चीज़ में फिल करते हैं तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, तो प्रेशर है आपके पास 140 किलो पास्कल। अच्छा, 140 किलो पास्कल। अच्छा, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, उसका क्या वॉल्यूम होगा, बी इफ़ द प्रेशर ऑन इट इज़ इंक्रीज्ड टू 420 किलो पास्कल। तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि देखें, जब 140 किलो था, 140 किलो पास्कल था, तो आपके पास वॉल्यूम कितना था 60 था। अच्छा, फिर आपने क्या किया, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, 460 प्रेशर कर दिया, 420 प्रेशर कर दिया आपने, तो अब कितना जो है उसके अपर वॉल्यूम होगा, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है। तो अब इस चीज़ को देखते हैं कि, और आप ये देखेंगे कि 420 पर जो है आपका वॉल्यूम कम आएगा, यानी 420 पर जो वॉल्यूम है वो एज़ कम्पेयर टू 140 कम आएगा। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन डेटा लिख देता हूँ। ये हमारा है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बेहतर साइन बना लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 9, ठीक है, क्वेश्चन 9 है। इसमें गिवन डेटा क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। तो इसका गिवन डेटा देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बोर्ड में भी लिखिएगा सेम प्रोसीजर से। अच्छा, तो आपको गिवन डेटा में इन्होंने जो है वो सिलेंडर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। तो V1 है, ये इनिशियल वॉल्यूम है 60, यानी जब हमने वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ है उससे पहले का वॉल्यूम है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, प्रेशर कितना है आपके पास, ये P1 प्रेशर है। तो P1 प्रेशर है आपके पास 140 किलो पास्कल, ठीक है, किलो से मुराद 1000, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, व्हाट विल इट्स वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद जो P2 है आपके पास, यानी जो प्रेशर बढ़ाने के बाद जो हुआ है वो हुआ है 420 किलो पास्कल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टू फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड क्या करना है हमने, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और वो भी V2, ठीक है। सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो फार्मूला लगेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा और ये फार्मूला बॉयल्स लॉ से भी जो है वो आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर अगर हम रखें तो हमें V2 पता करना है ना, तो सेट करा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास V2, P2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो P1 V1 अपॉन P2 यहाँ पे कर लेते हैं बकिया जो इसका रिमेनिंग पार्ट है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बस, अब इसमें ज़्यादा नहीं करना सॉल्व हमें। तो P1 है हमारे पास 140 और मल्टीप्लाई हो रहा है 60 से, डिवाइड हो रहा है हमारे पास 420 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास V2। तो पॉकेट कैलकुलेटर से भी आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कर लीजिए, या पहले 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके पास 240 से 420 से डिवाइड कर दीजिए, तो 20 आ रहा है आपके पास, अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब। तो आप चाहें तो इसको जो है वो डिवाइड कर दीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था डेंसिटी में, बिल्कुल वैसे ही अगर आप इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे आप 100 के स्क्वायर से, 100 के क्यूब से, तो ये जो है वो मीटर पर क्यूब में चला जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है वो 1 मीटर जो है, 1 मीटर जो है आपके पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो नीचे लाके आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप 20 को डिवाइड करते हैं 1000 और प्लस क्यूब से, क्योंकि क्यूब भी है ना यूनिट में, तो क्यूब भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास मीटर और सेंटीमीटर होता है तो क्यूब नहीं लगाते, लेकिन जब मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, तो आपको फिर 100 के साथ क्यूब भी लगाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी चीज़ होती है इसके अंदर। तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी है, तो ये हमारा आ रहा है। आप चाहे तो इसे जो है वो मीटर में ले जा सकते हैं, मीटर क्यूब में, बस आप जो है वो 100 के क्यूब से डिवाइड कीजिएगा इसको। तो ये आपका आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का ये आंसर था। ये छोटा क्वेश्चन था थोड़ा सा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपना 10वां न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। 10वां न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। तो इसमें कहते हैं कि अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम स्ट्राइक द वॉल ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी एक जो है वो 400 ग्राम की बॉल है, ठीक है। यानी 0.4 केजी की कह लीजिए कि एक बॉल है आपके पास, केजी में अगर लेंगे तो वो 0.4 बनेगा, ठीक है। तो ये जो बॉल है आपके पास दीवार से टकराती है और कितनी वेलोसिटी से टकराती है, 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो जब वो दीवार से टकराती है तो हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक द बॉल। तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या थी जब वो दीवार से टकरा रही थी, ठीक है। उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी थी आपने वो बतानी है। तो यहाँ लिख लेते हैं गिवन डेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा गिवन डेटा। तो सबसे पहले हमें इन्होंने क्या दे दिया, मास बॉल का, तो 400 ग्राम। तो आपको पता है कि हमें इसे केजी में ले जाना पड़ेगा, तो केजी में ले जाने के लिए हमें इसे 1000 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो जैसे हम 1000 से डिवाइड कराएंगे ये केजी में चला जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको डेंसिटी में भी यही बताया था। तो इसको डिवाइड करा देते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 केजी आ जाएगा, ठीक है। तो ये केजी में आ गया है और वेलोसिटी तो आपको पहले ही ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दी हुई है इन्होंने, कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। आपको पता क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है आपने, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिए। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला हमारे पास है, हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करा देते हैं। तो ये हाफ एज इट इज़ आ गया, m हमारे पास क्या आ गया, 0.4, ठीक है, मास, और ये रहा वेलोसिटी, वेलोसिटी है 4 और इसका स्क्वायर। चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, या पहले 0.4 लिख कर 4 का स्क्वायर ले लीजिए तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करा दीजिएगा। चाहे तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर
ठीक आएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 3.2 और यूनिट है जाउल। तो आंसर हमारा बिल्कुल इसका ठीक आया है। और ये न्यूमेरिकल्स एज इट इज़ बुक में भी मौजूद थे, हमने इसको सॉल्व किया था जब हम ये पूरी बुक सॉल्व कर रहे थे। तो आप लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी एमई इंग्लिश सेंटर, तो ये न्यूमेरिकल इसकी फुल डिटेल और इस टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं और उसको देखते हैं वो कैसे होगा। अब ज़्यादा सवालात नहीं रह गए, थोड़े बहुत सवालात रह गए। ठीक है, न्यूमेरिकल नेक्स्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें कहते हैं कि 2 kg ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड्स 2050 जूल ऑफ हीट टू राइज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 सेल्सियस। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। तो आपने क्या करना है, हीट कैपेसिटी जो है वो आपने यहाँ पर पता करना है। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो सेल्सियस में दिया हुआ है, तो हम जो है वो चाहे तो केल्विन में इसको लेके जाएंगे। ठीक है, सेल्सियस में नहीं छोड़ सकेंगे, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर सेल्सियस में छोड़ेंगे तो हमारा फिर यूनिट भी जो है वो जूल केजी पर सेल्सियस में आएगा। तो अगर जूल पर केजी केल्विन में ले जाना है यूनिट, तो 10 को जो है वो केल्विन में ले जाना पड़ेगा। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। आ जाए, आसान न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला आपने याद रखना है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो ये फार्मूला इधर यूज़ होकर हमारा जो है वो आंसर आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारे पास हमारा 12वां क्वेश्चन। ठीक है, तो गिवन डेटा देख लेते हैं। चलें, तो गिवन डेटा में इन्होंने हमें दिया मास सबसे पहले, जो कि था 2 kg। ठीक है, इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कन्वर्ट है। हीट हमें दे दी, इन्होंने कहा ना हीट सप्लाई, तो हीट अराइज। ठीक है, तो अराइसिस, तो हीट अराइज हुई हमारे पास इतनी 2050 जाउल। इसको थोड़ा सा बेहतर बना के लिख देता हूँ 5, ताकि मुश्किल ना हो समझने में। और उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर जो दिया था इन्होंने हमें दिया था, टी जो है वो दिया था, ये टाइम नहीं होता, टेम्परेचर होता है। ठीक है, 10 सेल्सियस। तो आपको पता है सेल्सियस से केल्विन में ले जाने के लिए क्या करते हैं कि जो है हमारे पास जो भी हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ उसको 273 से ऐड करते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 283। ठीक है, 273 को ऐड करें 10 में तो 283 आ गया। ये केल्विन में चला गया, ये सेल्सियस, ये केल्विन। अच्छा, सॉल्यूशन में हमें क्या पता करना है, हम इसे जो है वो सी से डिनोट करते थे। ठीक है, तो इसे सी से डिनोट करते थे, तो हम यहाँ भी इसे सी लिखेंगे, स्मॉल सी। फार्मूला मैंने आपको बताया था डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो ये चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा आने की वजह से चेंज पता चलता है। तो फार्मूले में चीज़ें पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो हीट है वो है 2050। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो मास है वो है 2, और उसके बाद जो हमारे पास टेम्परेचर है वो है 283। तो ये आ गया हमारे पास, इसको करते थे 2050 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 283। तो आंसर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो लिख लेते हैं। आंसर आ रहा है हमारे पास 3802, 3.62, 3.62 और यूनिट जाउल पर केजी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इन्वर्स लगा के, और टाइम का भी, टेम्परेचर का भी इन्वर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, इधर इन्वर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो केल्विन में मैं इसको इसलिए लेके गया क्योंकि यहाँ पर यूनिट में टी नहीं आएगा, के आएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर में यूनिट तो टी थोड़ी ना के होता है। ठीक है, केल्विन। तो यहाँ पर जो है मैं इसे केल्विन में इसलिए लेकर गया क्योंकि तमाम यूनिट ऐसा ही दिए हुए थे। ठीक है, केजी भी ऐसा यूनिट है, जाउल भी ऐसा यूनिट है, तो टेम्परेचर भी मैंने एसआई में केल्विन डाला। ठीक है, तो ये मेरा आंसर था, आप इसको देख लीजिएगा, इसको मैंने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, चलें अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आखिरी न्यूमेरिकल, उसके बाद जो है वो डिटेल्ड क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है, डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास लास्ट। ठीक है,
तो लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहते हैं कि अ बॉय इज़ डिगिंग अ होल, यानी एक बच्चा या एक लड़का जो है वो ज़मीन खोद रहा है, ठीक है, ज़मीन में गड्ढा बना रहा है। विथ अ स्पेट ऑफ एच, तो स्पेट का जो एच यानी जिस चीज़ से वो गड्ढा खोद रहा है ना, उस चीज़ का जो एच यानी जो कोना है, यानी जिस चीज़ को वो ज़मीन पे मार मार कर गड्ढा खोद रहा है, तो उस चीज़ का जो कोना या उस चीज़ का जो मुंह है, उसका जो आपको साइज़ दिया हुआ है वो 0.3। देखें, इस तरह से अगर आपके पास एक वो है, फावड़ा कह लीजिए या इसको बेलचा कह लीजिए, जो भी कहते हैं, ठीक है, तो ये जो कोना है ना, ये इधर मार रहा हो, ये चीज़ ज़मीन से मार रहा होगा, तो इसकी जो आपको एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो बल्कि ये वॉल्यूम दिया हुआ है विथ स्पेट्स ऑफ एच, ये हमें यहाँ बल्कि एरिया दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये ए एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया हमें दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर क्यूब होता तो वॉल्यूम होता, ए है तो एरिया है, ठीक है, स्क्वायर है तो एरिया है। अच्छा, कहते हैं कि कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन टू द स्पेट। तो वो जो स्पेट यानी जो उसके पास कुल्हाड़ी है, यानी जो उसके पास चीज़ है जिससे वो गड्ढे को खोद रहा है, वहाँ पर जो वो फोर्स लगा रहा है, यानी गड्ढा खोदने के लिए आपको पता है ना फोर्स की ज़रूरत होगी, विदाउट फोर्स तो आप गड्ढा नहीं खोद सकते। तो वो जो आपको दिया हुआ इन्होंने, वो दिया हुआ इन्होंने 1000। तो ये न्यूमेरिकल वैसे तो बहुत इजी है, अब इसको जो है वो हमें करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। चलें आ जाए, इसको जो है वो करते हैं। तो फावड़ा भी कहते हैं, बेलचा भी कहते हैं इस पेट को, ये जो हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, यानी जो डेटा हमें इन्होंने दे दिया है न्यूमेरिकल को आगे ले जाने के लिए, उसमें इन्होंने हमें ए दे दिया है। अच्छा, ए को हमने क्या करना पड़ेगा, ए को हमने ले जाना पड़ेगा अपने ऐसा यूनिट में, ठीक है, 0.2 0.3 दिए हैं, ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 0.3 को 100 से, और स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा रहे हैं, तो स्क्वायर में जा रहे हैं तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्यूब में जा रहे थे तो मैंने बताया था क्यूब लगाना पड़ेगा, इसीलिए स्क्वायर में जा रहे हैं तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये बस याद रखिएगा, यहीं पर ज़्यादातर मिस्टेक बच्चों की आती हैं, बाकी तो वो कर लेते हैं ईजीली इन न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो स्क्वायर ले लेते हैं हम, इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो 0.3 का जब हमने स्क्वायर 0.3 को जब हमने डिवाइड किया 100 के स्क्वायर से, तो हमारे पास है मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो काफ़ी छोटी वैल्यू आ रही है। फोर्स जो है वो हमारे पास कितने न्यूटन की लग रही थी, 1000 या 10,000 दिया हुआ था, इसको देख लेते हैं एक बार और। फोर्स जो है बच्चा लगा रहे हैं हमारे पास 1000 न्यूटन, ठीक है, 1000 न्यूटन की। पता क्या करना है आपने, वो प्रेशर पता करना है जो कि ज़मीन पर लग रहा है, ठीक है, वो प्रेशर पता करना है जो कि वो बेलचा मारकर ज़मीन पे लगा रहा है, क्योंकि देखिए जब आप कुछ मारेंगे ज़मीन पे तो प्रेशर तो पड़ेगा ना ज़मीन को, ठीक है, तो वो पता करना है। अच्छा, सबसे पहले सोल्यूशन से पहले टू फाइंड लिख देते हैं, तो पी पता करना है, सोल्यूशन अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला तो आपको पता है प्रेशर का, क्या है हमारे पास, कितना फोर्स लग रही है कितने एरिया पे। अच्छा, एक इस तरह भी फार्मूला लिखा होता है, कितनी फोर्स लग रही है कितने लेंथ पे, तो ये जो है वो प्रेशर नहीं होता, ठीक है, ये होता सरफेस टेंशन। कितनी फोर्स लग रही है कितनी लेंथ पे, सरफेस टेंशन कहलाता है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ ए नहीं लिखिएगा वरना सही न्यूमेरिकल भी ख़राब हो जाएगा। तो 1000 को डिवाइड करा दिया हमने 3 × 10 की पावर -5। कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारे पास पावर में आ गया है, ठीक है। इसको चाहें तो आप खोल के लिख लीजिए, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो 33.33 × 10 की पावर 6, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है, और बिल्कुल सही इसका जवाब आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब जो है वो आगे करते हैं सवाल को, ठीक है। तो ये हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ तो आया है बुक से, लेकिन इसमें बस फ़र्क ये था कि वहाँ 1 दिया हुआ था, यहाँ इन्होंने आपको 3 दिया, तो थोड़ी बहुत वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। इससे आपने जो है वो
घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, तो इतना तो चेंजेस आ सकती है, लेकिन आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि सही निकाला या नहीं निकाला। तो ये आंसर बिल्कुल हमारा सही आ रहा है। अच्छा, अब जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स नहीं है उसमें, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मैं लिखवा तो सकता नहीं हूँ, तो इसलिए उनके सॉल्व शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो चलें लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ और उसका जवाब भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये जो डेरिवेशन आपको दी हुई है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ग्रेविटी के बारे में बता देता हूँ। द नेचुरल फोर्स विच पुल्स एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स टूवर्ड्स ईच अदर इज नोन एज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हम लोग जो है वो डिटेल में पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, अर्थ के पास भी जो है वो ग्रेविटी होती है, अर्थ भी जो है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है। तो ये आप डेरिवेशन जो है वो लिख लीजिएगा, इसकी डिटेल, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं डेरिवेशन बता देता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी और ये डेरिवेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से होनी है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जगह लिख देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर बाकी तमाम चीज़ें सेम लिखेंगे। ड्यूरिंग अ सेम टाइम इंटरवल इट्स इनिशियल वेलोसिटी changes and denoted as final velocity. द कवर अ डिस्टेंस, अब डिस्टेंस की जगह आप लिख देंगे हाइट। ठीक है, जो दो चेंजेस बताएं वो चेंजेस कर दीजिएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जगह लिख दीजिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्टेंस की जगह लिख दीजिएगा हाइट। अच्छा, अब जहाँ जहाँ एस आ रहा है ना वहाँ वहाँ आप एच लिख दीजिएगा, जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ आप जी लिख दीजिएगा। तो ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है ना, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी ड्राइव हो जाएगी कि जहाँ जहाँ आपको इक्वेशन में, यानी जो आपके सामने स्लाइड चल रही है, जहाँ जहाँ आपको एस दिया हुआ है वहाँ एच लगाते जाइएगा, जहाँ जहाँ जी दिया हुआ है वहाँ पर, जहाँ जहाँ ए दिया हुआ है वहाँ पर जी। तो आपका ये जो सवाल है वो हाइट के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। तो इसको डिटेल में मैंने करा दिया है, जितना मैं डिटेल में जा सकता था मैंने करा दिया। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और उसको करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। कहते हैं कि स्टेट लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन डिटरमिन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में लिखना है। कि इसमें हमने पढ़ा था ना कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ये जो फोर्स होती है अट्रैक्शन की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के होती है, स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी रेडियस के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो मासेस के होती है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और बाकी हमने इसे जो है वो डिटेल में पढ़ लिया था। आप जो है ये लिख लीजिएगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो डेरिवेशन भी आपने यहाँ पर एक करनी है। अब डेरिवेशन कौन सी करनी है, आपने डेरिवेशन करनी है मास ऑफ अर्थ वाली। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ पता लगाना है आपने यूजिंग द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो ये जो न्यूटन का हमारे पास लॉ था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी को इस्तेमाल करना है आपने मास ऑफ अर्थ को पता करने के लिए। तो ये जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है मास ऑफ अर्थ का, तो इसको भी जो है आप देख लीजिएगा, इसको जो है आप एज इट इज़ उतार लीजिएगा। मास ऑफ अर्थ भी इसके अंदर हमने ड्राइव कर लिया था। आप लिखिएगा मास ऑफ अर्थ एमई इंग्लिश सेंटर, तो ये भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ स्लाइड दे रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग सवालात हैं, पूरे डिटेल में समझाऊंगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक सवाल कम से कम आधे घंटे का है। अच्छा, अब यहाँ करना है डिफाइन कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑल्सो प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपने एक डेरिवेशन करनी है कि अल्फ़ा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अल्फ़ा जो है वो बराबर होता है 1/3 और बीटा के। यानी ये है कि अगर आपके पास बीटा में 1 गुना इजाफा आएगा तो अल्फ़ा में 3 गुना इजाफा आएगा, ये समझ लीजिए इसको। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दिया जा सकता है ये पेपर में आपको कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा लिख कर। ठीक है, तो यानी कि अगर 1 गुना इजाफा आ रहा है बीटा में तो अल्फ़ा में 3 गुना इजाफा आएगा। तो ये जो है हमने पढ़ा था इसके बारे में भी, इसकी भी डेरिवेशन मैं आपको करा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है।
अच्छा, लीनियर एक्सपेंशन भी डिफाइन करना है, उसके बाद ये करना है। तो ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं हमारे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन 16। और क्वेश्चन 16 में एक ये प्रॉब्लम है कि देखें, इसकी पूरी डेरिवेशन शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी क्लास 9 में, ठीक है। तो मैंने फिर भी ये करवाया था, तो आप जो है वो लिख दीजिएगा कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो हवाले के लिए मैंने थोड़ा सा सवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरह का सवाल था। तो अगर आपने याद किया हुआ हो तो आप इसे देख भी लीजिएगा। तो आपको रिलेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, b इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो b इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा लिखें या इसको यहाँ पर ले आइए, बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये लॉन्ग एज इट, ये लॉन्ग नहीं बनेगा, ये काफ़ी छोटा है। तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा लिखकर कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो आपको ये सवाल डिटेल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो गया फिज़िक्स का। काफ़ी मैंने इसमें जो है वो कोशिश की है करवाने की कि पूरा करवा दूँ, तो एज़ इट इज़ मैंने पूरा ही करवाया है। ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नहीं छुड़वाई, सिर्फ ये एक सवाल आधा करवाया, आधा आप जो है वो यूट्यूब से सर्च करके देख लीजिएगा। आप लिखिएगा कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एमई इंग्लिश सेंटर, तो ये आपको पूरा सवाल मिल जाएगा वहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तमाम नोट्स आपको मिल जाएंगे। तमाम नोट्स की फ़ीस हमने 400 रखी है, जिसमें तमाम न्यूमेरिकल, डेरिवेशंस और मैथ का तमाम चीज़ें सॉल्व हैं। और ग्रुप में ऐड होना हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस हमने 1000 रखी है, जो कि साल में सिर्फ एक बार देनी है। तो आप चाहें तो अभी ऐड हो जाएं, जो 12 महीने बाकी हैं पेपरों में, ठीक है, अगले पेपरों में, नेक्स्ट पेपरों की बात कर रहा हूँ। या अगर आप जो है वो नेक्स्ट पेपरों से, यानी जो 2023 में पेपर होंगे, अगर उससे आप 2 महीने पहले ऐड होंगे तो भी फ़ीस सेम रहेगी। तो वो स्टूडेंट्स पर है कि वो कब ऐड होते हैं। तो वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे क्लास 9 के ग्रुप्स में शेयर की जाती हैं, ठीक है। आपको जो है वो इस फ़ीस के अंदर 1000 में बुक्स का पीडीएफ, नोट का पीडीएफ, गैस पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर्स, टेस्ट सेशंस और गाइडेंस, जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा तमाम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।